दोस्तों, आपने फ्रिज में बर्फ तो जरूर जमाई होगी और उसे मजे से खाया भी होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आसमान में भला कौन सा फ्रिज लगा है जो वहाँ इतनी बर्फ जम जाती है और वो धरती पर गिरना शुरू हो जाती है। और क्यों ये कहीं पर एकदम पत्थर जैसी तो कहीं पर माधुरी दीक्षित के गालों की तरह एकदम मुलायम रुई जैसे गिरती है। हम जानते हैं कि इस चीज से आपके दिमाग में बहुत से सवालों ने जन्म ले लिया होगा, जैसे ये बर्फ आसमान से एक बार में क्यों नहीं गिर जाती है, या फिर आसमान में तो सूरज और नजदीक होता है तो भला वहाँ ये बर्फ पिघलती क्यों नहीं है। वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अब अगर इन सवालों से आपका दिमाग चकरा गया है तो आराम से बैठ जाइए और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हमारे इस वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ये आप सभी जानते ही होंगे कि बर्फ कुछ और नहीं बल्कि पानी की ही एक अवस्था है। अगर पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रखा जाए तो वो बर्फ बनने लगता है। यही कारण है कि धरती के कई हिस्से हमेशा बर्फ में ढके रहते हैं। इसी के साथ जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाते हैं, मतलब कि हम आसमान की ओर जाते हैं, तो वैसे वैसे तापमान कम होने लगता है। और ये तापमान कम होने के 2 मेन कारण होते हैं, जिसमें से पहला कारण तो है गुरुत्वाकर्षण। दरअसल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हवा को सतह के करीब खींचता है। और दूसरा कारण होता है घनत्व और वायुदाब की कमी के कारण। ये तो आप भी जानते होंगे कि किसी चीज का तापमान उसके अंदर मौजूद परमाणुओं और अणुओं की गति के कारण ही बढ़ता है, लेकिन आसमान में मौजूद बादलों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे हवा में गैस के अणुओं की मात्रा घटती जाती है। इसे आसान भाषा में हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हवा आसमान में ऊपर की ओर बढ़ती है वैसे वैसे हवा का विस्तार होना शुरू हो जाता है। मतलब कि हवा का फैलाव बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी चीज नहीं होती है। हवा के इसी फैलाव के चलते नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों के अणुओं के आपस में टकराने की संभावना काफी कम हो जाती है। इसी के चलते तापमान गिरता जाता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। अब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इस प्रक्रिया के कारण नदियों, तालाबों, समुद्रों आदि का पानी भाप बनकर आसमान में वर्षा का बादल बनाता है और यही बादल पानी बरसाते हैं। अरे नहीं जानते हैं तो परेशान क्यों होते हैं दोस्तों, हम है ना बताने के लिए। असल में जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो उसे धीरे धीरे गर्म करने लगती हैं, जिस वजह से पानी के कण एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और फिर ये कण बाष्प में बदलकर भाप बन जाते हैं। और ये भाप बिल्कुल हल्की होती है, इसलिए भाप धीरे धीरे आसमान की ओर चली जाती है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि आसमान में ऊपर की ओर जाने पर तापमान कम होता है। ये लगभग हर 1000 फीट पर तापमान 5.5 डिग्री कम होने लगता है, जिसके कारण ऊपर उठने वाली भाप ठंडी होने लगती है और दोबारा तरल रूप ले लेती है। जब पानी के छोटे कण एक दूसरे से मिलने लगते हैं तो उन्हें हम बादल कहते हैं। ये कण बहुत ही हल्के होते हैं, जिससे ये हवा में आसानी से उड़ने लगते हैं। परंतु जब आसमान में तापमान 0 से कई डिग्री कम हो जाता है तो वहाँ मौजूद हवा में नमी संघनित यानी पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाता है। इन जमी हुई बूंदों पर पानी और जमता जाता है और धीरे धीरे ये बर्फ के टुकड़े या बर्फ के गोलों का रूप धारण कर लेता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये नीचे कैसे गिरते हैं। जब ये गोले ज्यादा वजनी हो जाते हैं तो ये आसमान से धरती पर गिरने लगते हैं। जब ये ओले गिर रहे होते हैं तो उस समय गर्म हवा से टकराकर बूंदों में बदल जाते हैं और ये पिघलने लगते हैं और पानी की बूंदों में बदल जाते हैं, जो कि बारिश के रूप में नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन जो बर्फ के टुकड़े अधिक मोटे होते हैं वो पिघल नहीं पाते हैं और नीचे धरती पर छोटे छोटे गोल टुकड़ों के रूप में गिर जाते हैं। इन्हीं बर्फ के टुकड़ों को ओले कहते हैं। वैसे ये ओले भी बर्फ का ही एक रूप होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में हेल्स कहा जाता है। लेकिन आसमान से सिर्फ यही नहीं गिरते हैं, बल्कि एक दूसरी तरह की बर्फ भी गिरती है जिसे स्नो कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि स्नो बादलों से कैसे ये धरती पर गिरती है। दरअसल दोस्तों, इसका प्रोसेस लगभग हेल्स यानी कि ओले जैसा ही होता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। यह डिफरेंस ये होता है कि जब पानी बाष्प बनकर आसमान में जाता है और बादलों का रूप ले लेता है तो तापमान बहुत ज्यादा गिर जाने की वजह से जब भाप लिक्विड में नहीं बदलती और सीधा बर्फ बन जाती है तो वो स्नो के रूप में आसमान से गिरने लगती है।
जहाँ ओले सिर्फ कुछ समय के लिए ही गिरते हैं, वही स्नो बहुत ज्यादा देर तक गिरती है और कई बार तो बर्फीले इलाकों में कई दिनों तक स्नो गिरा करती है। ऐसा सिर्फ उन जगह पर होता है जहाँ ठंडक बहुत ही ज्यादा होती है। यही कारण है कि हिमालय और पहाड़ी इलाकों में स्नो गिरती है और ओले बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ जब जमीन का ही तापमान 0 डिग्री से बहुत कम होता है तो जरा सोचिए बादलों का तापमान वहाँ कितना होगा। वैसे अगर अभी भी आपके मन में हेल्स और स्नो को लेके डाउट है तो फिक्र मत करिए, क्योंकि हम आपको इसका फर्क भी अच्छे से समझा देंगे। दरअसल दोस्तों, हेल्स और स्नो भले ही बर्फ का ही रूप हो, लेकिन इनमें बहुत से डिफरेंस होते हैं, जिनमें से सबसे पहला डिफरेंस है वजन का। ओले मजबूत होते हैं और जब ये जमीन से टकराते हैं तो बहुत अधिक शोर होता है, लेकिन स्नो गिरने पर ऐसा नहीं होता है। इसी के साथ ओलों का वजन आसमान से गिरने वाली स्नो की तुलना में कई गुना अधिक होता है, और अगर आसमान से ओले गिर रहे हो और आप उसकी चपेट में आ जाए तो आपको अच्छी खासी चोट आ सकती है। बहुत सी जगह पर ऐसा देखा गया है कि आसमान से ओले गिरने की वजह से बहुत से जानवरों की जान तक चली गई है। वहीं अगर हम स्नो की बात करें तो वो इतनी कोमल होती है कि आप उसके नीचे भी खड़े रहेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बर्फ के तूफान के बीच में चले जाएं, क्योंकि ये बर्फ भले ही बहुत हल्की हो, लेकिन ये इतनी ज्यादा मात्रा में गिरती है कि अगर आप किसी बर्फ के तूफान में फंस जाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इसी स्नो के बीच दब गए हैं। और दोस्तों, हेल्स और स्नो में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है गिरने की जगह का। असल में ओले कहीं पर भी गिर सकते हैं, लेकिन स्नो केवल ठंडे इलाकों में ही गिरती है। इसलिए भारत में सिर्फ उत्तरी भारत में ही स्नो गिरती है, क्योंकि ये हिस्सा हिमालय से घिरा हुआ है और यहाँ बहुत अधिक ठंडक होती है। वही भारत के बाकी हिस्सों में ओले तो गिरते हैं, लेकिन स्नो कभी नहीं गिरती। इनमें एक और डिफरेंस भी है, जो कि है बारिश का। दरअसल जब कभी भी ओले गिरते हैं तो बारिश जरूर होती है, लेकिन जहाँ स्नो गिरती है वहाँ बारिश नहीं होती है, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि स्नो गिरते समय बादलों में बाष्प सीधे बर्फ बन चुकी होती है, और जब वहाँ पानी होता ही नहीं है तो गिरेगा कहाँ से। वैसे एक छोटा सा फर्क और भी है कि आप स्नो से स्नोमैन बना सकते हैं, आप इस पर स्कीइंग कर सकते हैं और साथ ही इसमें लेट के मजे भी ले सकते हैं। लेकिन ओले ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि ये जमीन पर गिरते ही बहुत से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और जहाँ ये गिरते हैं वहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने के कारण ये बहुत जल्द ही पिघल भी जाते हैं। और वैसे भी अगर ये ना भी पिघले तो ये इतने कठोर होते हैं कि आप इनसे खेल नहीं सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लंदन और रूस जैसे देशों में आसपास पहाड़ ना होने के बावजूद भी कैसे अच्छी खासी बर्फ गिरती है। तो दोस्तों, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। दरअसल हमारी धरती के ध्रुवों पर बाकी जगहों से ज्यादा ठंडक होती है, क्योंकि उनकी स्थिति पृथ्वी के ठीक नीचे और ठीक ऊपर है, और इसी वजह से उन पर सूर्य की सीधी रोशनी नहीं पड़ पाती है। इन दोनों ही जगह पर सूर्य हमेशा क्षितिज पर ही रहता है। सर्दियों में तो सूरज क्षितिज से बहुत नीचे होता है। दोनों ध्रुवों पर इसी वजह से ठंडक रहती है। यही कारण है कि ध्रुवों के नजदीक स्थित देशों में बहुत अधिक ठंडक होती है और वहाँ पर बर्फ पड़ती है, और जैसे जैसे आप ध्रुवों से दूर हटते जाते हैं वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाती है और गर्म जगहों पर स्नो नहीं गिरती। तो अगर आपको भी स्नोफॉल का मजा लेना है और आपको पहाड़ों पर जाने से परहेज है तो आप ध्रुवों के नजदीक के देशों में जाके इसके मजे ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर आसमान में बर्फ आती कहाँ से है और कौन सी वाली बर्फ के मजे लेने हैं, क्योंकि कहीं स्नो की जगह ओलों के चक्कर में पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके।